आईजीएस निफ्टी अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें 5.5 अंक नीचे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है और शायद अगर आप देखें फेड का निर्णय आने तक यही स्थिति रहे। बाजार की दिशा अगर आप देखें ना आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन एक दिशा अगर आप देखें बिल्कुल क्लियर है और वो है प्राइमरी मार्केट में आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ। जी हाँ, एक बार फिर से अगर आप देखें 6 साल के अंतराल के बाद इतना बड़ा आईपीओ यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ मार्केट पे दस्तक दे रहा है। इस आईपीओ की विशेषताएं क्या हैं, अपने आप में अगर आप देखें इसकी यूनिक जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, पहले इसको समझते हैं और फिर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। अंचल मेरे साथ न्यूज़ रूम से हैं। अंचल, मॉर्निंग, बताइए एग्जैक्टली क्यों इंपॉर्टेंट है ये आईपीओ और कुछ यूनिक फैक्टर्स इस आईपीओ के। अंचल, शुक्रिया विरेंद्र। देखिए, पहली बात तो आपने खुद बता दी, 6 साल में सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मार्केट्स के लिए। साथ ही इंश्योरेंस कारोबार में सोली इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी पहला आईपीओ ला रही है अपना, तो वो भी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ रहेगी। आईपीओ की डिटेल्स पे अगर बात करें तो आज खुल रहा है आईपीओ और 21 सितंबर तक खुला रहेगा और जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 330 रुपये से 334 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी कंपनी ने 334 रुपीज़ पर शेयर के भाव से शेयर अलॉट कर दिए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए ऑलरेडी कंपनी 1635 करोड़ जुटा चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से मिला है। पहली कंपनी है इंश्योरेंस कारोबार की जो लिस्ट कराई जा रही है, तो उसका एक फर्स्ट मूविंग एडवांटेज आज आईपीओ में साफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ है उसमें कंपनी की 18.13 करोड़ शेयर बेचने की योजना है। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई प्रू में करीब 67.6% हिस्सेदारी है और आईपीओ के जरिए आईसीआईसीआई बैंक करीब 12.63% हिस्सेदारी बेचेगा। इसके अलावा काफ़ी बड़े नाम जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ। ऑलरेडी कंपनी के अंदर प्रू पीएलसी के पास करीब 25.9% हिस्सेदारी है। टेमसेक की इसके अंदर होल्डिंग है। अजीम प्रेमजी ट्रस्ट की इसमें होल्डिंग है। तो काफ़ी बड़े नाम आईपीओ के साथ जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को अच्छी प्लेसमेंट हो चुकी है और आज से आईपीओ खुल रहा है। पहला इंश्योरेंस कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है और 6 साल में सबसे बड़ा आईपीओ। तो डेफिनेटली इस प्राइमरी मार्केट में काफ़ी मूवमेंट रहेगी आने वाले दो दिन। शुक्रिया अंचल आपका ये पूरी ही डिटेल्स बताने के लिए। और आज ये आईपीओ ओपन होगा, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इस आईपीओ में क्या खास है और क्या योजनाएं हैं मैनेजमेंट की, इस पर एक खास बातचीत हुई आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर से। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की चेयरपर्सन मिसेस चंदा कोचर। मैम, किस तरीके से ग्रोथ बढ़ाई जाएगी अगले 5 साल में यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की जाए, और उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या ड्राइवर्स कंपनी यूज़ करेगी? अगर आप पिछले इतने सालों के नंबर्स देखें, 2002 से लेकर 2016 फिस्कल तक कंसिस्टेंटली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक मार्केट लीडर रहा है अमंग्स द प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और अगर आगे की बात करते हैं तो आप क्रिसल रिसर्च रिपोर्ट देखें तो उसमें ये एस्टिमेशन है कि इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिटवीन 11 and 13% ग्रो करेगी फ्यूचर में। हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है हम वही स्ट्रैटेजी आगे भी फॉलो करते रहेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी जो ग्रोथ की और मार्केट लीडरशिप की रही है वो बेसिकली है अराउंड हैविंग customer centric products, very strong multi-channel distribution architecture, very strong fund performance, and then use of technology, focus on improving persistency, focus on cost efficiency। तो ये सभी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते रहेंगे। एडिशनली ऑफ कोर्स हमारा ये भी मानना है कि आगे जाके जो प्रोटेक्शन गैप इंडिया में काफ़ी है तो वो बिजनेस भी बढ़ेगा, तो वो एक एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर रहेगा हमारे लिए। मैम, एफडीआई नॉर्म्स के हिसाब से फॉरेन प्लेयर्स 49% तक स्टेक रख सकते हैं, लेकिन प्रूडेंशियल यहाँ पे 26% स्टेक है, वो यहाँ पे स्टेक क्यों नहीं बढ़ा रहे? और मैम, आगे यदि हम 3 साल, क्योंकि आपके पास समय है 25% लेकर आने का परसेंटेज का आईपीओ लाने का, उस समय क्या शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की होगी? एक्चुअली इसमें पहला तो शेयर होल्डिंग बढ़ाने की बात यह है कि कंपनी को कोई नए शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आईसीआईसीआई बैंक जो एक शेयर होल्डर है वो अपनी कुछ शेयर होल्डिंग पब्लिक फ्लोट में ऑफ़र कर रहा है और इस ऑफरिंग से जो करंट पब्लिक फ्लोट रहेगी वो अराउंड अ लिटिल ओवर 19% रहेगी। जैसा कि आपको पता है 3 साल के अंदर इसे 25% तक ले जाना है। तो हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है प्रूडेंशियल के साथ वो ये है कि इन द अल्टीमेट एनालिसिस उनकी शेयर होल्डिंग अराउंड 20% रहेगी।
लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, दलाल स्ट्रीट का ये मानना है कि पिछले एक साल में ऐसा क्या डिफरेंस हो गया, क्योंकि जब आपने प्रेम जी इन्वेस्टमेंट को जब स्टेक सेल किया था तो इससे करीबन 40% लोअर पे ये स्टेक सेल हुआ, तो इस समय ऐसा क्या चेंजेस आ गए हैं कि जो प्राइस जो है वो 300-335 के बीच में रखा गया? एक तो जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रही है, हमारी कंपनी की ग्रोथ और भी रोबस्ट रही है, और ये सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की बात नहीं है। अगर आप मार्जिन्स को देखें तो हमारी VNB मार्जिन एक साल में मोर देन 50% बढ़ी है, तो परसिस्टेंसी सब्सटैंशियली इम्प्रूव हुई है। तो हर पैरामीटर जो कंपनी का है परफॉर्मेंस का, वो खुद ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। चलिए, तो आपने अगर आप देखें इस IPO के बारे में, इस IPO के बाद क्या योजनाएं हैं उसके बारे में सुना खुद चंदा कोचर जी को। गौरांग, आपकी राय क्या है इस IPO को लेकर? एज ए इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखनी चाहिए? अगर आप देखें पिछले कुछ सालों का ROE को देखें आप, उसने 30% से ऊपर के अगर आप देखें नंबर शूट किए हैं। इतने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जिस प्राइस पर ये कंपनी दे रही है, आपकी तरफ से आपका हाउस व्यू क्या है इस IPO को लेकर? सुप्रभात वीरेंद्र, हमने सब्सक्राइब की कवायद की है लंबी अवधि के नज़रिए से, और ये जो प्राइस बैंड है 334 के आसपास का, 34 के आसपास का, हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के नज़रिए से अगर किसी को निवेश करना है, और अभी अभी जब आपके सहयोगी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वीरेंद्र कि जो जनसंख्या है भारत देश में, और जो जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखने जाए जो बीमा कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं क्योंकि एक टैक्स सेविंग पर्पस के रूप में इंश्योरेंस को देखा जाता है, बीमा को देखा जाता है। मेरे ख्याल से ये जो परिभाषा है पहले तो ये बदलने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप और भी ज़्यादा पेनिट्रेट करें, ख़ास करके उन जगहों पर जहाँ पर रेशियो जो है वो काफ़ी लोअर लेवल पर है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, और बीमे को बीमे के रूप में देखना चाहिए, न कि एक टैक्स बचाने का औजार या फिर प्रोडक्ट। जी, तो गौरांग की ओर से सब्सक्राइब करने की सलाह है ICICI प्रूडेंशियल के IPO को। मिस्टर सेठी, 2 क्वेश्चंस होंगे आपसे। एक तो डेफिनेटली ये रहेगा कि आप इस IPO को लेकर क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं, और दूसरी चीज़ ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए इस IPO के क्या मायने हैं, क्योंकि अभी इंश्योरेंस सेक्टर को अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और एक फुल फ्लेजेड लिस्टेड प्लेयर हमें मिलेगा इसकी लिस्टिंग के बाद, और ऐसा माना जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज विल एड नोवेल्टी वैल्यू टू इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अभी तक कोई लिस्टेड एंटिटीज नहीं है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल दीपाली, जहाँ तक इस IPO का सवाल है, मैं भी डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ। मैं गौरांग की राय से सहमति रखता हूँ। मुझे लगता है ये सेक्टर बिल्कुल अंडर पेनिट्रेटेड है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, और ICICI प्रूडेंशियल वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू कैपिटलाइज ऑन द सेम। और बाकी आप अगर वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखो तो जो दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है जो विलय के बाद होएगी, HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के विलय के बाद, उससे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता IPO आ रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह की एपेटाइट है, लिस्टिंग पे भी गेंस रहेंगे, 15-20% के गेंस की उम्मीद है, और बाकी लंबी अवधि में डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जहां तक इस IPO के आने के बाद एक जो चीज़ होएगी, एक तो जो आज भी मुझे लगता है जो लिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज है जिनके अंदर इंश्योरेंस का बिजनेस है, जैसे चोलामंडलम फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, या फिर आपके आदित्य बिरला नोवो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन सब रिलायंस कैपिटल, इन सब कंपनियां भी आज मुझे लगता है फोकस में रहनी चाहिए, और वहां पे डेफिनेटली अच्छा एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। और ये IPO आने के बाद आने वाले कुछ क्वार्टर्स में HDFC लाइफ का IPO आएगा, फिर बाकी भी जो कंपनीज है वो भी अपने बिजनेसेस की वैल्यू अनलॉकिंग करेगी, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल है, और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट एक भारतीय स्टॉक मार्केट्स पे अच्छा इम्पैक्ट रहना चाहिए। जी चलिए, तो खैर ये तो रही इस IPO पर दाव लगाने की बात, और हमारे दोनों मेहमानों ने कहा है कि आपको दाव लगाना चाहिए, खुल के दाव लगाना चाहिए। और एक और चीज़, इस IPO को लेकर हमारी खास एक कवरेज आप देख सकते हैं आज 9:30 पे, एक स्पेशल डिस्कशन, डेडिकेटेड डिस्कशन ऑन दिस IPO। हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे मिस्टर पृथ्वी हल्दिया। इस IPO को उनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं इस IPO को लेकर? एक नया क्षेत्र बाजार में आ रहा है, उसको लेकर उनकी राय क्या है, उसको बात करेंगे। लेकिन इस बीच मैं आई थिंक IPO से जुड़ी एक बात और कर लेता हूँ। दरअसल IPO और साथ ही साथ ऑटो
इन दोनों का समावेश देखिए, वो था GN एक्सेस दीपाली। आप देखिए आंकड़े देखिए, 54.8 गुना सब्सक्राइब हुआ ये IPO और कुल 24.4 करोड़ रुपए शेयरों की बोली मिली है। QIB हिस्सा लगभग 17 गुना, रिटेल हिस्सा लगभग 11.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। 205 से 207 अगर आप देखें कई का प्राइस बैंड था। और हमारी लास्ट वीक मैनेजमेंट से बात भी हुई थी, आई होप आप लोगों ने वो सुनी होगी। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन आई थिंक मैं इस पर क्या बात कर सकता हूँ, मैं इसमें यही बात कर सकता हूँ आपके ऑटो एंसिलरी स्पेस, यहाँ कितना मूव अभी बाकी है और क्यों आ रहा है ये मूव है। विकास जी, अभी ऑटो एंसिलरी स्पेस, इस पर आपकी राय क्या है? एंड योर प्रिफर्ड पिक विद इन दिस बास्केट जिसमें आप अच्छा मूव देख रहे हो इस वक्त? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। जिस तरह से ऑटो क्षेत्र में ग्रोथ देखी जा रही है, बिल्कुल ऑटो कंपोनेंट जो इंडस्ट्री है उसको डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक भारत की ऑटो कंपोनेंट कंपनीज को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है फ्रॉम एन इंटरनेशनल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं और उसका एक इम्पैक्ट, हम पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइजेस में भी देख रहे हैं। जहाँ तक GN एक्सेल्स का IPO का सवाल है, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है और स्टॉक जो ये इशू भी आया था वो जो लिस्टेड पीयर्स है उसके कंपैरिजन में सस्ता भी था। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी डिमांड देखी गई है और मुझे लगता है बहुत अच्छे लिस्टिंग पे गेन्स इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि अलॉटमेंट्स लोगों को बहुत ही कम आने वाले हैं, तो उसके वजह से भी थोड़ा एक और एपेटाइट रहेगी लिस्टिंग के बाद भी। तो डेफिनेटली एक अच्छा IPO था। और जहाँ तक मेरी प्रिफर्ड पिक की बात है, मुझे जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है वहाँ पे ये बॉस चेसिस है या फिर मदरसन सुमी है, इस तरह की कंपनियां पसंद है। और जो सेकेंड रैंक स्टॉक्स है उनमें Pricol would be one of my preferred bets, or I think one should go with Pricol in the second rank automobile component space. जी, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से काफी सारी चॉइसेस बताई हैं विकास ने यहाँ पर।